साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वित्त मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं अर्थात कमोडिटी की कीमतों और सब्सिडी के कारण भारत दोहरे घाटे की समस्या का सामना कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या को समस्या के फिर से उभरने के प्रति वो सचेत किया है। यह भी पहली बार है जब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय विचलन की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। हालांकि अपनी विवेकपूर्ण स्थिरीकरण नीतियों के कारण भारत पर मुद्रास्फीति जनित मंदी अर्थात स्टैग्फ्लेशन का कम खतरा है। दोहरा घाटा किसी देश में चालू खाता घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि चालू खाते घाटे के साथ राजकोषीय घाटा भी हो तो वही आपका दोहरा घाटा कहलाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैग्फ्लेशन जो होता है, इससे तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति से है। दोहरे घाटे का प्रभाव क्या होता है? अक्सर इस शब्दावली का प्रयोग आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। दोहरे घाटे जरूरी नहीं है कि हानिकारक ही हों, लेकिन लंबी अवधि में या उच्च घाटे की स्थिति में निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत दर में कमी हो सकती है, ब्याज दर और विनिमय दर में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे निर्यात महंगा हो सकता है। तीसरा, विदेशों से अधिक उधारी लेनी पड़ सकती है। इस प्रकार के कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं इसके। दोहरे घाटे को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसके लिए गैर पूंजीगत व्यय को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। दूसरा, सख्त मौद्रिक नीति के माध्यम से राजकोषीय समेकन की नीति अपनाई जानी चाहिए। तीसरा, आयात प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए या उसमें कटौती की जानी चाहिए, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और गैर आवश्यक वस्तुओं के मामले में। चौथा, निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रुपए का उचित मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए। और पांचवा, पूंजी के निरंतर आंतरिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए व्यवसाय करने में सुगमता में और सुधार किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा या बजट घाटा जिसे कहते हैं, तथा चालू खाता घाटा। ये दोनों है क्या? क्योंकि यही दोनों जब एक साथ होती हैं तो वही आपका दोहरा घाटा हो जाता है। तो राजकोषीय घाटे की बात करें या बजट घाटे की, तो यह सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी की स्थिति है जो राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे बढ़ता हुआ व्यय, जैसे कि उर्वरक सब्सिडी पे जो व्यय हो रहा है। दूसरा, महामारी के कारण राजस्व में कमी का होना। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती इत्यादि की वजह से भी राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं चालू खाता घाटा की बात करें तो यह भुगतान संतुलन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मुख्य खातों में से एक है। चालू खाता घाटा या अधिशेष किसी देश की वस्तु और सेवाओं में निर्यात तथा आयात एवं भुगतान अंतरण को दर्ज करता है। मतलब हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। चालू खाता घाटा के निम्नलिखित कारण हैं: ऊर्जा आयात में वृद्धि, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों जैसे कि कच्चा तेल, खाद्य तेल में बढ़ोतरी होना, उच्च घरेलू मांग का होना और गैर प्रतिस्पर्धी निर्यात का होना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है निपुण, इसको शुरू किया। ध्यान रखिएगा, निपुण नामक कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अभिनव परियोजना है। इसके तहत नए कौशल और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। परियोजना के कार्यान्वयन को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है। पहला, निर्माण स्थलों पर पूर्व अधिगम की मान्यता अर्थात रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षण। पूर्व अधिगम की मान्यता जो होती है, ये मान्यता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक घटक है। इसमें पूर्व में सीखे गए अनुभव या कौशल वाले व्यक्ति का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है। देखिए अगला इसमें पॉइंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल विकास योजना है। तो यहाँ पे पहला खंड ये था। दूसरा, नलसाजी या प्लम्बिंग और अवसंरचना क्षेत्र कौशल परिषद एसएससी द्वारा नए कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण।
उद्योगों, बिल्डरों, ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट, ये सभी इसके कुछ प्रमुख खंड हैं कि किस प्रकार से परियोजना का कार्यान्वयन होगा। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC निपुण योजना की क्रियान्वयन साझेदार होगी। योजना का महत्व क्या है? यह निर्माण श्रमिकों को रोजगार के बेहतर अवसर तलाशने में मदद करेगी, साथ ही उनका पारिश्रमिक बढ़ाने और विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाएगी। प्रशिक्षुओं को दुर्घटना बीमा अर्थात कौशल बीमा, डिजिटल कौशल जैसे कैशलेस लेन देन, उद्यमिता पर जानकारी प्रदान की जाएगी। DAYNULM अर्थात इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि उपर्युक्त पहल जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निपुण भारत का पूरा नाम क्या है? समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल से अलग है। तो दोनों निपुण में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं निर्माण उद्योग के बारे में। यह उद्योग वर्ष 2022 तक सबसे बड़ा नियोक्ता बनने की ओर अग्रसर है। इस क्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 9% का योगदान देता है। इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडी या CREDAI उद्योग साझेदार के रूप में निपुण परियोजना में शामिल हुए हैं। आगे बात करते हैं, भारत में 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? तो जो 1 जुलाई से यह प्रभावी होगा उसके बारे में बात करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब प्लास्टिक की उन वस्तुओं की सूची को परिभाषित किया है जिन पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार पॉलीस्टाइन और विस्तारित पॉलीस्टाइन वस्तुओं सहित एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक से तात्पर्य ऐसे प्लास्टिक उत्पाद से जिसका निपटान या पुनर्चक्रण से पहले एक ही उद्देश्य के लिए एक बार उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित है। कौन कौन सी? प्लास्टिक स्टिक्स वाली ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलीस्टाइन अर्थात थर्माकोल, इन पर प्रतिबंध होगा। कटलरी आइटम, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ एंड ट्रे, इन पर प्रतिबंध होगा। पैकिंग या रैपिंग फिल्म्स जो होते हैं, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्डों और सिगरेट के पैकेटों को लपेटने व पैक करने में उपयोग किए जाने वाली जो फिल्म होती है पन्नी की, उसको अन्य वस्तुएं। देखिए 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर, सिटरर इत्यादि पर बैन होगा। इससे पहले 30 दिसंबर 2021 से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत 75 माइक्रोन से कम मोटे कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इसको बढ़ा करके 100 हो जाएगा। 31 दिसंबर 2022 से इस प्रतिबंध को बढ़ाकर 122 माइक्रोन कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी 1 जुलाई से 100 माइक्रोन होगा, फिर आपका 31 दिसंबर से इसको 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम गुटखा, तंबाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के जो 9 कारण बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं? ये जीवाश्म ईंधनों से निर्मित होते हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है, इनका अस्तित्व सैकड़ों वर्षों तक रहता है, केवल कुछ का ही पुनर्चक्रण होता है, ये खाद्य एवं पेय में विषाक्त घटक घोल देते हैं, हार्मोन को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर कारक भी होते हैं, महासागरों को प्रदूषित करते हैं, समुद्री जीवों और पक्षियों की मृत्यु का कारण बनते हैं, हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ये 9 कारण बताए गए हैं। आगे बात करते हैं। अगला है, आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। इसके संबंध बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न हिस्सों में 2 दिनों 19 से 20 जून के मध्य में आकाशीय बिजली अर्थात लाइटनिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 से 2500 लोगों की मृत्यु होती है। आकाशीय बिजली गिरने से 96% से अधिक मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। आकाशीय बिजली वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निर्मुक्त होना है।
इसमें से कुछ विद्युत आवेश पृथ्वी की सतह का रुख कर लेता है। विद्युत आवेश का निर्मोचन नमी धारण करने वाले विशाल बादलों से होता है। किससे? नमी धारण करने वाले विशाल बादलों से होता है, जो 10 से 12 किलोमीटर लंबे होते हैं। इन बादलों के ऊपर का तापमान -35 डिग्री से -45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। भारत में आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो ये फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य इससे संबंधित पहलों की बात करें, देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग 5 दिन पहले तड़ित, झंझा और इससे संबंधित मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान व चेतावनी जारी करता है। आकाशीय बिजली की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, तो कहाँ पर है? भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। पुणे ने आकाशीय बिजली ऐप दामिनी, कौन सा? दामिनी ऐप तैयार किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित प्रकार के परामर्श या सूचनाएं उपलब्ध कराता है। कौन सी? पहला, आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाओं और उनसे हुई मौतों के आंकड़ों के आधार पर आकाशीय बिजली से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र। दूसरा, प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली, अंतर एजेंसी समन्वय और संचार, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण इत्यादि। देखिए यहाँ पे चित्र में भी दिखाया किस प्रकार से बिजली लाइटनिंग होती है और वो पृथ्वी पर आती है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं वैश्विक समझौतों में बाधाएं उत्पन्न होने के कारण गूगल टैक्स वर्ष 2023 के बाद भी जारी रहेगा। विदेशी डिजिटल आर्थिक कंपनियों पर भारत की इक्वलाइजेशन लेवी EL या गूगल टैक्स वर्ष 2023 के बाद भी जारी रह सकता है। इसका कारण यह है कि एक वैश्विक कर समझौता जिसे अलग अलग देशों द्वारा लगाए जा रहे इस प्रकार के कर को प्रतिस्थापित करना है, अब अपने कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। इक्वलाइजेशन लेवी या सरकारी शुल्क विदेशी डिजिटल कंपनियों के सीमा पार डिजिटल लेन देन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक अंतरिम उपाय है। इसे वित्त विधेयक 2016 के माध्यम से लाया गया था। 2016 के माध्यम से भारत में इक्वलाइजेशन लेवी को वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में बिना स्थायी प्रतिष्ठान वाली अनिवासी कंपनियों द्वारा प्राप्त डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के भुगतान पर लगाई गई थी, यदि भुगतान एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक होता है तब। बाद में इसका विस्तार कर अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को भी इस दायरे में लाया गया। इन पर लेवी का दर 2% निर्धारित की गई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की 2 स्तंभ 2 पिलर्स योजना के तहत वैश्विक कर सुधार पर 140 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार करने पर सहमत व्यक्त की है। इस सहमत के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी कार्य करती हैं और मुनाफा कमाती हैं वहां कर के उचित हिस्से का भुगतान करेंगी। अब इस कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या हैं? अलग अलग हित। यूरोपीय देशों ने डिजिटल कराधान के प्रश्न को प्राथमिकता दी है, जबकि अमेरिका ने वैश्विक न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हंगरी ने यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है। संबंधित जानकारी देखें तो देखिए, इक्वलाइजेशन लेवी का प्रस्ताव OECD द्वारा आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर अपनी कार्य योजना के तहत किया गया था। BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर योजना रणनीतियों को कहते हैं। इसके तहत ये कंपनियां कर भुगतान से बचने के लिए कर नियमों में निहित खामियों और अलग अलग नियमों का फ़ायदा उठाती हैं। आगे बात करते हैं, हिमालय में पर्यटकों की अधिक भीड़ को देखते हुए नई रिपोर्ट में आपदाओं के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई पर बल दिया गया है। GB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्यटन का पर्यावरण आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन की मांग ने भारतीय हिमालय क्षेत्र पर दबाव बढ़ा दिया। यह भूमि उपयोग में बदलाव और भूमि आवरण के लिए प्रमुख चिंता का विषय बनता जा रहा है। महामारी की अवधि 2020-21 को छोड़कर भारतीय हिमालय क्षेत्र में पर्यटन का दबाव दशकों से लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय हिमालय क्षेत्र 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 11 भारतीय राज्यों में, ठीक है। अब किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, यहाँ नाम भी दिया है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम हिल्स, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल हिल्स। देखिए 2 संसदीय प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत हिमालय क्षेत्र पर पर्यटन के प्रभाव क्या हैं? पर्यावरणीय प्रभावों में जो प्रमुख हैं, प्रदूषण, भूमि, मिट्टी, वायु एवं जल प्रदूषण सभी, जैव विविधता की हानि का होना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि इत्यादि, विशाल शहरीकरण और यातायात की भीड़ का होना, स्थानीय देशी संस्कृति का नुकसान, खाद्य असुरक्षा इत्यादि। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति जारी की है। रणनीति ने सतत पर्यटन के विकास के लिए रणनीतिक स्तंभों की पहचान की है। रणनीतिक स्तंभों की पहचान की ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से?
पर्यावरणीय संधारणता को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा करना और आर्थिक संधारणता को बढ़ावा देना। संधारणीय पर्यटन के लिए अन्य जो सिफारिशें हैं उसमें है समुदाय आधारित पर्यटन को मजबूत किया जाना चाहिए। सतत एजेंडा को बढ़ावा देने के साथ विनियमित पर्यटन प्रथाओं की स्थापना की जानी चाहिए। पर्यटक वाहनों पर हरित कर लगाया जाना चाहिए तथा उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। अन्य सुर्खियों की बात करें तो दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में, तो दूरसंचार विभाग ने डिजाइन आधारित विनिर्माण को सुगम बनाने के लिए PLI योजना में संशोधन किया है। साथ ही योजना की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी दिया है। इसने मौजूदा प्रोत्साहन दरों के ऊपर 1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन दर का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसने मौजूदा प्रोत्साहन दरों के ऊपर 1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन दर का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। PLI योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में मौजूदा PLI योजना के भाग के रूप में डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम निर्मित करना था। डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना घरेलू और वैश्विक कंपनियों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और गैर MSME दोनों के लिए खुली हुई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष KV कामत हैं। यह समिति हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास तथा विनियमन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? हाइब्रिड प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना, इनके निर्गमन को सुगम बनाना और घरेलू एवं वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना। हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ निवेश के साधन हैं। ये 2 या 2 से अधिक विभिन्न वित्तीय साधनों को जोड़ते हैं। इनमें सामान्यतः इक्विटी और बॉन्ड ऋण जैसी विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए अवसंरचना निवेश न्यास, रियल एस्टेट निवेश न्यास, प्रेफर्ड स्टॉक्स इत्यादि। तो ये सब क्या है? निवेश के साधन है, हाइब्रिड प्रतिभूतियों के तहत आते हैं। पिंक वॉल वर्म, तो देखिए हाल ही पंजाब और हरियाणा में कपास फसल चक्र के आरंभिक चरण में PBW पिंक वॉल वर्म संक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है। पिंक वॉल वर्म, यह इसका वैज्ञानिक नाम है पेकिट नोफोरा गॉसिपिएला, एक कीट है। इसे कपास के कीट के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र का स्थानिक जीव है। वयस्क मादा PBW कॉटन वॉल्स पर अंडे देते हैं। अंडों में निकले नए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे उपज और गुणवत्ता में कमी आती है। PBW पिंक वॉल वर्म प्रथम पीढ़ी के ट्रांसजेनिक बीटी कपास व कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह कपास की वृद्धि में देरी का कारण बनता है। मतलब इस पर ट्रांसजेनिक बीटी कपास का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तमिलनाडु मरुस्थल के बारे में बात करें। तमिलनाडु में एक छोटा मरुस्थल है। इसमें लाल रेत के टीले हैं। यह तुतुकुंडी जिले तक ही सीमित है। इन लाल टीलों को तमिल में थेरी कहा जाता है। इसमें क्वाटरनरी युग जो कि 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व की है की तलछट शामिल है। यह समुद्री निक्षेपों से निर्मित है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। लाल रेत के टीलों में विभिन्न खनिजों जैसे कि इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, गॉर्नेट, जिरकोन आदि पाए जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि लाल टिम्बा क्षेत्र अतीत में एक पूरा पाषाणकालीन तट रहा होगा। यहाँ कई स्थानों पर चूना पत्थर की उपस्थिति जो है वो समुद्री अतिक्रमण का संकेत देती है। तो ध्यान रखिएगा, लाल रेत के टीले कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गांवों में तेजी से विकास के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सभी विभागों, मंत्रालयों के कार्यक्रमों और योजनाओं का अभिसरण एवं समन्वय करना, ताकि निचले स्तर पर योजनाओं का सही से लागू किया जा सके। अब यहाँ पर सुर्खियों में स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलंबिया की, जिसकी राजधानी बगोटा है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये है बगोटा, ये है आपका कोलंबिया। ठीक है। कोलंबिया ने पूर्व गोरिल्ला लड़ाका गुस्तावो पेट्रो को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है। कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है। इसकी तट रेखा अटलांटिक महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर से भी लगती है। राजनीतिक सीमाएं यह ब्राज़ील, इक्वाडोर, पनामा, पेरू और वेनेजुला। कोलंबिया जो है यह ब्राज़ील, इक्वाडोर, पनामा, पेरू और वेनेजुला के साथ भूमि सीमा साझा करता है। यह कोस्टरिका, डोमिनिक गणराज्य, हैती, होंडुरस, जमैका, निकारागुआ और कैब आइलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम
जो ये कैमन आइलैंड है इसका इस पर जो है इंग्लैंड का कब्जा है या अधिकार है, के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भौगोलिक सीमा विशेषताओं की बात करें तो इसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? सिएरा निवादा डी सांता मार्टा पर्वत श्रृंखला में स्थित पिको क्रिस्टोबल कोलोन जो है इसका उच्चतम बिंदु है। और प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? पैरामो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ये क्या होते हैं? पैरामो पारिस्थितिकी तंत्र घास के मैदान जो है झाड़ीदार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तंत्र वाले हैं। इसके साथ मैगडेलेना, अमेजन, ओरिनिको आदि इसकी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। लिथुआनिया की बात करते हैं जिसकी राजधानी विनियस है। क्या है इसकी राजधानी? लिथुआनिया की राजधानी विनियस। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है आपका लिथुआनिया। रूस ने कलिनिनग्राद तक लिथुआनिया के पारगमन प्रतिबंध की निंदा की है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच जो पड़ता है, पोलैंड यहाँ पे देखिए, ये पोलैंड है, यहाँ रशिया का थोड़ा सा हिस्सा है। तो ये जो है आपका, एक सेकंड, कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच है, पर रूसी संघ का वही क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे रशिया का यहाँ पर हिस्सा है। लिथुआनिया जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला बाल्टिक देश है। देखिए बाल्टिक कंट्री में 3 कंट्री आती हैं, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। नाम याद रखिएगा, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यह लताविया, बेलारूस, आप देख सकते हैं लताविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस के साथ सीमा साझा करता है। यह बाल्टिक सागर, इधर आपका बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के माध्यम से स्वीडन के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं में उच्चतम बिंदु ऑक्सटोजस हिल है। प्रमुख नदियों में नेमन या नेमुनस कहते हैं, नेरिश और बेंटा हैं। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे संरक्षित स्थानीय क्षेत्र की राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य NCS की। मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों में इसे कानूनी बनाने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में वर्ष 2006 से रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल और उसकी सहायक नदी पार्वती की कुल 435 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुओं, टर्टल की कई दुर्लभ प्रजातियों का अधिवास है। खुवशगुल लेक नेशनल पार्क, यह पार्क मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर है? मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, खुवशगुल लेक नेशनल पार्क कहाँ पे है? मंगोलिया में। यह रूसी सीमा के निकट उत्तरी मंगोलिया प्रांत खुवशगुल में स्थित है। इसमें मंगोलिया के मीठे जल का लगभग 70% हिस्सा है। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे बाद में, तो सिरवानी बांध की बात करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा केरल के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में केरल ने कोयम्बटूर की पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सिरवानी बांध से अतिरिक्त जल छोड़ा है, ठीक है। लिखे जाने के बाद केरल ने छोड़ा है, ठीक है। यह बांध जो है केरल के पलक्कड़ में स्थित है और सिरवानी नदी पर बनाया गया है। अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के बारे में बात करें तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC को 10 गीगावाट विद्युत ऊर्जा के भंडारण की परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इसको निर्मित करने का प्रमुख उद्देश्य चीन की सियांग नदी की जल डायवर्जन योजना को प्रतिसंतुलित करना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को जलराशि प्रदान करती है। यह बांध अरुणाचल प्रदेश के इंग कियोंग में बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना जो है ये कहाँ संबंधित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।